बड़ी खबर आपको था, पंजाब के फिरोजपुर में एक घर पर गिरा पाकिस्तानी ड्रोन। ड्रोन अटैक से घर के कुछ लोगों के घायल होने की खबर। ड्रोन अटैक के घर के कुछ लोग घायल होने की खबर। पंजाब के फिरोजपुर में एक घर पर गिरा पाकिस्तानी ड्रोन। ड्रोन अटैक से घर के कुछ लोग घायल होने की खबर। पंजाब के फिरोजपुर में एक घर पर गिरा पाकिस्तानी ड्रोन। मैं सीधे चलूंगा, मेजर विराट मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये जिस तरीके से आपने जो बताया, बहुत लो कॉस्ट वॉर की ओर पाकिस्तान बढ़ गया है और ड्रोन से अटैक करना, कई में तो ये खबरें आ रही थी कि उनमें बारूद नहीं है, उन्होंने स्पाई ड्रोन भी भेजे हैं। इसी बीच एक तरफ ये और दूसरी तरफ गृह मंत्रालय का एक्शन मैन, अमित शाह का तुरंत रिपोर्ट मांगना, अजीत डोभाल और विदेश मंत्री का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना। जी, ये जो ड्रोन्स हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं। इसमें सर्वेलेंस एंड रेकी वाले ड्रोन्स भी होते हैं जो फोटोग्राफ्स लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं। आपकी जो हवाई पट्टियां हैं, आपके जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, जैसे कि आपके तेल के डम्प्स हैं या आपके एम्यूनेशन डम्प्स हैं, उनकी वीडियोस, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करते हैं और वापस चले जाते हैं अपने कोऑर्डिनेट्स पे। जो कामिकाजे ड्रोन्स हैं, जो सुसाइडल ड्रोन्स हैं, वो जनरली आजकल भेजे जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे विशाल जी, तो आप पाएंगे कि ये कौन सी जगह है जहां पे जनरली हमला हो रहा है। तो आप इसमें ध्यान से देखिए, ये गुरदासपुर है, पठानकोट है, खासतौर से मामून कैंट वाला इलाका, उसके बाद अमृतसर है, तरन तारन है, फिरोजपुर है, फाजिलका है जहाँ पे 67 ब्रिगेड इन्फेंट्री ब्रिगेड लोकेटेड है, फिरोजपुर में भी एक डिव लोकेटेड। तो आप ये देखेंगे कि ये सब जगह ऐसी हैं जो सैन्य जरूरतों के लिए और सैन्य ठिकाने हैं भारत के। तो ये इनके ऊपर हमला लगातार जारी है और इसी के साथ साथ ये कोलैटरल डैमेज में और साथ में इफेक्टिव तौर पे ये जो सिविलियंस है उनके ऊपर भी हमला करने में से बाज नहीं आ रहे। आज वहां के एसएसपी या फाजिलका इसके एसएसपी ने कहा कि 4 ड्रोन्स आए, चारों को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। तो ये लगातार हमारी आसमान पर नजर है, लगातार देख रहे हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो बड़ी बैठकें हो रही हैं, इसमें भी ये सिर्फ बैठकें नहीं है कि हमें क्या करना है, साथ में ये खबर दुश्मन की भी लेके आती हैं। जो हमारे इनपुट्स हैं, जो हमें एनटीआरओ की तरफ से मिलते हैं, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से RNAW अपनी जो इनपुट्स देता है, वो भी तो अपनी डेटा लेके आता है कि कहाँ कहाँ पे हमला हो सकता है। तो उसको नाकाम करने के लिए, विफल करने के लिए मॉक ड्रिल्स क्या हैं, क्या हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, उन सबको सेट किया जाता है। और खास तौर से जो सिविल डिफेंस है और जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन में आसानी होती है। तो ये सारी बैठकें बहुत जरूरी है और लगातार की जा रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है जब कल के सबक से अभी सबक नहीं सीखा है, वो लगातार रोने की बात कर रहा है। सर, मैं देखता हूँ लोग की, कोई कह रहा था कि हम बच्चों को आगे करेंगे, कोई कहता मदरसों से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें सेना पे लाएंगे। और आज जो विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जो कुछ भी बोला है सोफिया कुरैशी ने, वो बहुत सुनने लायक है कि आम नागरिकों को ढाल बनाया है पाकिस्तान ने। अगर हमले हो रहे थे तो पाकिस्तान ने नागरिकों को खतरे में डाला और लगातार उड़ाने जारी रखी। तो उसको तो ना नागरिकों से प्यार है, ना उन बच्चों से प्यार है, उसको तो बस आतंकवाद को बढ़ावा देना है। देखिए, इसमें एक चीज कहना चाहूंगा विशाल जी, कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो नॉन इफेक्चुअल है। वहां पे वो ऑपरेट ही नहीं करती, वो काम ही नहीं करती है। वहां पे काम करती है पाकिस्तान की डीप स्टेट, ISI, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो ऑपरेट करती है। और जनरल मुनीर के आदेश के अनुसार ये भी इनपुट्स मिल ही गए हैं कि उन्हीं का आदेश था पहलगाम में हमला करने का। इनको हाफिज की उपाधि दी हुई है। ये बात बहुत बार आ चुकी है कि इनको कुरान कंठस्थ है, ये कट्टरपंथी अफसर रहे हैं और भारत से इनके खास चिढ़ रही है बहुत सालों से। तो अब ये उस पद पे पहुंचे हैं जहां पे अपनी राजनीतिक रोटी भी सेक पा रहे हैं। इनको भी उसी तरीके का शौक है जनरल परवेज मुशर्रफ जैसा बनने का। तो ये जो इनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उसका भी परिणाम है कि इन्होंने पाकिस्तान को इस गर्त में धकेल दिया है। और ये जानते हैं कि इनकी स्थिति बहुत नाजुक है,
इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, इनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं बचे हैं, इनके पास जो ये लोन लेना चाह रहे थे आईएमएफ से और बाकी सारी चीजें वो भी इनकी सैंक्शन नहीं हो रही हैं। इंडस वाटर ट्रीटी वैसे ही भारत ने रिनेज कर दिया, मना कर दिया है कि हम इसको अब नहीं मानते। तो इनके लिए तो हर तरफ से ये घेरे जा रहे हैं। कूटनीतिक तौर पे भी इनका जो हमारे यहाँ पे जो इनके एम्बेसी में ऑफिशियल्स थे उनको भी हटाया गया, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। पर ये अपनी रोटी सेक रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी अपने आप को रेलेवेंट दिखाना चाहती है लोगों के साथ, और उनको सच में जो आप कह रहे हैं, सच में विशाल जी कोई लेना देना नहीं है अपने सिविलियन से, उनको सिर्फ अपनी सत्ता बनाए रखनी है। बट अब ये बहुत कठिन होता जा रहा है। और एक बात और, अभी अगर ये जंग बढ़ती है, ये जो सो कॉल्ड जंग हो रही है, अब तो लगभग काफी हम लोग करीब आ गए हैं उस जंग के, तो ऐसी स्थिति में इनके लिए ये बहुत लंबे समय तक सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कर नहीं पाएंगे, इनके पास ना हथियार है ना उस लंबे समय तक लड़ने का एम्युनिशन। तो देखिए कितने दिन करते हैं, कर तो रहे हैं, कितने दिन करते हैं ये देखने वाली बात होगी। मुझे तो एक चीज़ नहीं समझ में आती सर, आप लोगों ने तो बहुत करीब से ये देखा है। हम लोग कह रहे ड्रोन, मैं कह ठीक है, आपकी बात मैं सारी मानने को तैयार हूं, पाकिस्तान की मीडिया नेता जो भी कह रहे हैं। आटा है आपके पास, मैं तो सीधे पूछता हूं, खाने को क्या क्या है? गैस है जिस पे आप खाना बनाएंगे, लकड़ियां नहीं है आपके पास, आप ब्रेड सुनार की दुकान से ले रहे हो। आपके पास अगर एक परिवार ने टमाटर ले लिया 1 किलो तो पूरे मोहल्ले में बटेगा। आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। आप कह रहे हो कि हमने इतना सब कुछ कर दिया, आपने किया ही क्या है? आप जिसके पास जाते हो उनके पास भीख मांगते हो, आप भीख मांग के अपने देश को चला रहे हो। आज आपके लोगों ने मांगा आईएमएफ से पैसा कि हमें पैसा दीजिए, और जब वो बात नहीं गली, लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया तो कहा मेरा अकाउंट हैक हो गया। तो आप तो इस हद तक गिर चुके हो। बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इन्होंने आईएमएफ से लोन मांगा, वर्ल्ड बैंक से मीडिएट करने की बात करी थी इंडस वाटर ट्रीटी को, वो दोनों ही चीजें, दोनों ही कोशिशें नाकामयाब हो गई हैं। सब सारी चीजें आप देख ही रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल हालातों से गुजर रहा है पाकिस्तान। और देखने वाली बात यह है कि इनके पूरे देश में किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग, मतलब हथियार और सामान की तो बात छोड़ दीजिए, किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ही नहीं। ना इनके यहाँ कार बनती है, ना इनके यहाँ ट्रक, बस कंप्यूटर, कुछ तो नहीं बनता। पर सारी चीज जो आयात पे आप बेस्ड हैं, आप किस तरीके से लड़ना चाहते हैं सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करने के लिए। और अगर आप देखेंगे तो इनके जो जनरल्स हैं उनकी अगर आप लाइफस्टाइल देखेंगे, उनका रहन सहन देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना पैसा अब पाकिस्तान का अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने व्यक्तिगत बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जनरल मुशर्रफ की कोठी देखते आप लंदन में, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पैसा बनाते हैं। इनके जो पिछले चीफ थे उन्होंने भी जबरदस्त पैसा बनाया। बहुत इन लोग का नाम खराब है इस चीज में। और वहां के जो सदर रियासत जिनको इलेक्ट किया गया था डेमोक्रेटिकली, इमरान खान को, वो जेल में है। तो आप समझ सकते हैं कि जहां पे आवाम के किए हुए फैसले का ही कोई इज्जत नहीं है, वहां के सदर रियासत की कोई इज्जत नहीं है, तो फिर किसकी इज्जत होगी? यहाँ पे किसी की इज्जत नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को बचाने का एक खेल है, और ये इसमें जरूर नाकामयाब होंगे। बलोच लिबरेशन आर्मी ने इनके ऊपर हमला कर दिया है, वो लगातार इनके ऊपर हमले कर रहे हैं, आईईडीज के थ्रू, स्नाइपर अटैक्स के थ्रू, वो सब सारी चीजें कर रहे हैं। इनकी पुलिस चौकियों को उड़ा रहे हैं, इनकी सेना पे हमला कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो पश्तून है वो इनसे खुश है नहीं। जो इनका सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो बुरी तरीके से गिरा हुआ है। तो ये जितना तुर्की की दम पे या चीन की दम पे ये उछलने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत दिन सस्टेनेबल नहीं है। कुछ तो इन्होंने भी सोचा होगा, सोच रहे होंगे शायद कि रसद, पानी, हथियार, सामान सब इनको चाइना से मिल जाएगा। बट भारत ने जिस तरीके की लामबंदी कर रखी है अरेबियन सी में और बाकी सब जगहों पे, तो नेवी भी हमारी रोकने में सक्षम है इस तरीके का इनका हथियार सामान की सप्लाई। एयरफोर्स आकाश में लगातार नजरें गड़ाए हुए है। भारतीय सेना अपनी आरआर बटालियन, 63 आरआर बटालियंस के थ्रू ऑपरेट कर ही रही है। भारतीय सेना की बहुत सारी इन्फेंट्री बटालियंस वहां ऑपरेट कर रही, तो बहुत ही कठिनाई में है। इनका आगे बहुत लंबा, आज आपने दिखाई होगा 7 आतंकवादियों को मार भी गिराया है भारतीय सेना ने। तो ये इनके लिए सस्टेन करना लंबे समय बहुत कठिन है। पैसे नहीं है, खाने का सामान नहीं है, रसद नहीं है, पर फिर भी ये अपनी ऐंठ में है जो पाकिस्तानी सेना है, और ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं। देखिए कितने दिन खींच पाते हैं। इनके पास जो इनके तेल रिजर्व्स हैं वो बहुत ज्यादा समय तक टिकने वाले नहीं। तो देखिए कि कितना समय ये खींच पाते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि ये आज या कल में ये बंद कर देंगे। जो इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं, अजीत डोभाल साहब कर रहे हैं, पीएम मोदी साहब कर रहे हैं, और हमारे रक्षा मंत्री जी कर रहे हैं,
तो उसके बाद उनके पास भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनपुट्स हैं कि ये आगे भी ऐसा करेंगे, और मे भी ये 4-5 दिन और खिंच सकती है इस तरीके की हरकत। पर हाँ, अगर इसमें नेवी और एयरफोर्स और एक दूसरे की सीमाओं को ब्रीच कर देते हैं, उसके अक्रॉस चले जाते हैं, तो फिर ये युद्ध सच में युद्ध बन जाएगा, फुल फ्लैश्ड वॉर बन जाएगी, और उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। और सर अभी मैंने एक चीज़ और देखी कि फिर वही काम जो सोफिया कुरैशी और तमाम हमारे अधिकारी बता रहे थे, मैं वही देख रहा हूँ। एक जने ने पोस्ट जला है कि आज भी भारत के खिलाफ ड्रोन अटैक के दौरान अपने एयर स्पेस बंद नहीं किए। भारत के काउंटर अटैक से बचने के लिए वो अपने नागरिक विमानों को ढाल बना रहा है। ये ठीक वैसे ही जैसे हमास में ह्यूमन शील्ड बनाकर खुद को महफूज रखने की रणनीति पर काम कर रहा था। आईएसआई और हमास की हुई पिछले दिनों बैठक का ही परिणाम है कि पाक ने हमास ने से नापाक वारफेयर टैक्टिक्स सीख कर भारत पर आजमा रहा है। अगर भारत बिल्कुल। अभी कोई एक्शन करता है तो फिर ये कल सुबह रोएंगे कि हमारे सिविलियंस को मारा। तो भारत कितना कंट्रोल करके कैसे काम कर रहा है। भारत के पास तो दोहरी जिम्मेदारी कि हम आतंकवाद के उस फैक्ट्री को भी खत्म करें और वहां के सिविलियंस को नुकसान भी ना हो। वो देश सोच रहा है जिसके 26-28 कितनी बार आप लोगों ने ऐसे ही आपके आतंकवाद के फैक्ट्री से निकले उन लेबरों ने मारे होंगे, कभी नहीं इतना बड़ा एक्शन लिया। और जब लेने की बारी आई तो आप फिर उन्हीं लोगों को ढाल बना रहे हो और उन लोगों से पोस्ट करवाते रहे हो कि पाकिस्तान भारत की सेना आपको मारने आई है। अरे भारत की सेना ही उन लोगों को बचाए है, वरना आपने तो भट्टी में झोंक ही दिया जलने के लिए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं विशाल जी। ये जो इनकी पुरानी, बहुत पुरानी इनकी जो ये स्कीम रही है कि ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स, कि भारत को धीरे धीरे इसी तरीके से मार के आप कमजोर करते, कुछ कुछ भारतीयों को मार के आप भारत को कमजोर करते जाएं। उनके फाइनेंशियल सेंटर पे जो हमारा 2008 में हमला हुआ था मुंबई पे, वो हमारे फाइनेंशियल नर्व सेंटर पे हमला हुआ था। तो ये सारी चीजें इन्होंने करी, और उसके बाद देखा कि इनके ऊपर जब हमला नहीं हुआ तो इनके सीने चौड़े हो गए कि हम ये बार बार कर सकते हैं। पर इस बार अप्रैल 2025 के बाद कहीं ना कहीं ये फंस गए हैं इस चीज में। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इतने बड़े अटैक की तो इन्होंने कहीं सोची भी नहीं थी। उरी के बाद हमला हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, बालाकोट स्ट्राइक्स हुई थी, वो सब सारी चीजें हुई थी, पर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद कभी एस्केलेशन नहीं हुआ था। पर आज वो जो एस्केलेटरी लैडर है उसमें वो बढ़ गया है, बहुत आगे बढ़ गए हैं हम लोग। और जो आप कह रहे हैं ह्यूमन शील्ड वाली बात, वो बिल्कुल सही है। ये उनको, अपने सिविलियंस को, जिनकी इनको जान की परवाह नहीं, वो इनको यूज कर रहे हैं ताकि आगे भी कल को भारत अगर कोई इनका विमान गिरा दे तो उस पर ये लगा देंगे कि भाई उसमें 50, 100, 200 लोग मारे गए। और वो लोग भी कौन है जो इन सिविलियन प्लेन्स में बैठ के जा रहे हैं, क्या उनको जबरदस्ती बैठा के ले जाया जा रहा है, क्या हो रहा है, ये सब सारी चीजें गुप्त हैं, अभी भी पता नहीं है। बट वो फिर भी ये जिस तरीके से लोगों को ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं है। दुनिया को दिख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। और आपको एक बात बताऊं, दुनिया में ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो सिविलियन प्लेन्स को और मिलिट्री प्लेन्स को ट्रैक कर लेती हैं। उनके ट्रांसपॉन्डर से जो सिग्नल आते हैं उसको ट्रैक कर लेती हैं, उनकी फ्लाइट के टाइम को और बाकी सारी चीजों को। तो उनको भी ये दिखेगा और दिख रहा होगा कि अपने नागरिक विमानों को लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस दिन ये बात सामने आएगी कि मान लीजिए हम लोगों से कोई इनका नागरिक विमान गिर जाता है, तो ये रोना रोएंगे, जैसा कि आपने कहा कि वो हमने गिरा दिया। पर ये भी बात सामने आ जाएगी ये इस प्रूफ के साथ कि इन्होंने जबरदस्ती उस समय भी, देखिए हमने अपने इतने 25 से ज्यादा एयरपोर्ट्स बंद कर रखे हैं, हमें पता है कि उनकी सेंसिटिविटी क्या है और आम नागरिक को दिक्कत है। पर हम जानते हैं कि हम अपने आम नागरिक को मौत के मुंह में नहीं धकेलेंगे। पर इनके यहाँ इस तरीके का कोई एम्बार्गो, कोई दिक्कत नहीं है। ये उनको उस भेड़ के समान मानते हैं जिसको कभी भी, जिसकी बलि दी जा सकती है, इनको फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही कट्टरपंथी लोग हैं। और खासतौर से जनरल मुनीर जो कि हाफिज रहे हैं, उनको तो वो बहुत ज्यादा कट्टरपंथी जनरल है। ये तो देन भी ये उन्हीं सब की है कपिल जी जी, तो बिल्कुल। देन उनकी है। अगर वो बरगलाते नहीं, शहबाज शरीफ इतना अपने आप को मजबूत ना समझते। एक आपने जो बात कही ना चाइना, उसके लिए तो एक ही बात है कि बैसाखी पर चलोगे ज्यादा दिन तक नहीं चल पाओगे, या तो घुटने खराब हो जाएंगे या फिर आदत पड़ जाएगी। अब इनको आदत पड़ गई है, इनको लगता है कि हमारे पीछे चाइना तो है, पैसा लिए खड़ा है। गल्फ कंट्रीज में कुछ कंट्रीज हैं जो मदद कर रही हैं, जो हमें फंडिंग कर रही हैं। लेकिन इस बार भारत ने कूटनीतिक लामबंदी जो की, हर एक देश का फोन आया, सब ऐसे हमला नहीं किया, सारे राजदूतों को बुलाकर पहले बैठक करी, उनको बताया कि यहां पर आतंकवाद जो है वो पूरी दुनिया के लिए कैंसर बन गया है और इसका इलाज अब ऑपरेशन नहीं, इसे जड़ से खत्म करना होगा। और लगातार यही किया भी भारत ने। पाकिस्तान अपनी नाकाब
हरकतों से बाजी नहीं आ रहा था, नापाक हरकतों से। आप देखिए वो बलूचिस्तान पर जिस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न हो, पीओके में अगर बात हम करें, और जिस तरीके से भारत में मुसलमानों को बरगलाने का काम, वो जो सोच रहे थे, जिस एम से वो आए थे कि वो कुछ कर ले जाएंगे, यहां पर अब कश्मीर का युवा रोजगार की ओर कैसे चला गया, वो अब पुराने की तरह पत्थर क्यों नहीं चला रहा है, उसको क्या हुआ है। तो ये दिक्कत हुई थी उनके, तभी ये सब ये करने आए थे, लेकिन इस बार उनको नहीं पता था इफेक्ट कितना बुरा होने वाला है पाकिस्तान पे। बिल्कुल विशाल जी, ये इन्होंने सोचा नहीं था, इनको ये दिस वाज नॉट समथिंग व्हिच दे हैड इमेजिन्ड। तो ये इनके इमेजिनेशन से परे जा चुका है, इनकी सोच समझ के परे जा चुका है। एक चीज और भी, चाइना से भी अगर आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाऊं 2-3 साल, तो आपको ध्यान होगा कि इतने साल अमेरिका ने इनको फंडिंग करी है, क्योंकि अफगानिस्तान में उनकी फोर्सेस थी और उनको इनकी इंटेलिजेंस चाहिए थी, उनको इनके बेसिस चाहिए थे। तो उन्होंने बहुत साल इनको फंड किया है, बहुत ही ज्यादा इनको रुपए और डॉलर्स दिए हैं। उसके बेसिस पे बहुत साल अकड़ते रहे, चलते रहे। पर जब से वहां से पुल आउट हो गया अमेरिकन फोर्सेस का, तो अब अमेरिका को जरूरत बची नहीं पाकिस्तान की, तो वहां से फंडिंग बंद हो गई। अब इनको तलाशना था एक नया पार्टनर, एक नया संगी साथी जो इनके नापाक इरादों को बढ़ाए। तो इन्होंने पकड़ा दामन चाइना का, चीन का। और जब वो चीन का दामन पकड़ा, तो वो सीपेक जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, लगभग $40 बिलियन के आसपास का होगा, थोड़ा अल्ले पल्ले। तो उस सीपेक को इन्होंने चलाने की कोशिश की, पर उसमें भी ये सफल नहीं हुए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं, उन्होंने इनके इंजीनियर्स को मारा, चीन के। उन्होंने इनकी जो सड़कें बन रही थी उनको आईडीज से उड़ा दिया, वहां ब्लास्ट कर दिए। इनके जो तेल के वो रास्ते थे उनको उड़ा दिया। तो किसी भी तरीके से ये अपनी चीज को विशाल जी चला नहीं पाए हैं, और चीन के दम पे खड़े। पर चीन बहुत ही एक पलटू किस्म का देश है। वो तो सुनजू करके एक इनके यहाँ बहुत बड़े राइटर हुए, जैसे हम लोग के यहाँ चाणक्य को मानते हैं, वैसे ही संजू करके इनके भी एक राइटर रहे हैं, बहुत साल पुराने, बहुत सदियों पुराने। तो वो लिखते थे कि हमें बिना लड़े जीत हासिल करनी चाहिए। तो चाइना तो आज भी उसी परिपाटी पे चल रहा है कि दुश्मन को ऐसे कमजोर करो कि वो लड़ने के काबिल ना बचे और बिना लड़ाई के जीत जाए। पर पाकिस्तान इस चीज को नहीं समझ पाया है कि चीन उसको एक प्यादे की तौर पे यूज कर रहा है भारत के खिलाफ। मैं माफी के साथ विराट जी आपको रोकूंगा। हमारे साथ श्री गंगानगर की वो तस्वीरें हैं जब वहाँ ब्लैकआउट हुआ था। ये तस्वीर एक बार हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। वहाँ पर पूर्णतः रेड अलर्ट घोषित करके वहाँ देखिए किस तरीके से ब्लैकआउट किया गया है। डिफरेंट तस्वीरें हैं, थोड़ी देर पहले की हैं। हमारे साथ विराट मिश्रा जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। उनसे और भी इस पूरे मुद्दे पर जो पाकिस्तान नापाक चालें चल रहा है, अपनी जो जनता है, जो अपनी आवाम है, उसको ढाल बनाकर अब जो चालें चल रहा है, उस पर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।